अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुल्क की तारीख का एक बड़ा केस जिसका फैसला आज होने जा रहा है, यानी पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस। इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ, कितनी समातें हुई और इसमें क्या निशेब व फराज आए और इन समातों के दौरान क्या कुछ होता रहा, और आया ये ममनुआ फंडिंग का केस है या ये फॉरेन फंडिंग का केस है। इस सब के हवाले से मैं आपको तफसीली तौर पर आगाह करूंगा और इसका मुमकिन फैसला क्या हो सकता है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नाज़रीन, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस, इसका आगाज हुआ 14 नवंबर 2014 को और ये केस दायर किया था तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन थे अकबर अस बाबर ने। और ये केस उस वक्त फॉरेन फंडिंग के तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये दाखिल किया था, लेकिन फिर उसके बाद कई बार पीटीआई ने तकरीबन 6 मरतबा इस केस में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया कि इलेक्शन कमीशन ये केस नहीं सुन सकता। लेकिन फिर 2022 में 2014 से ये केस चलता रहा, 7 साल और 7 माह इसकी जो हियरिंग हुई, और फिर 2022 के शुरू में आके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, इसको अब ममनुआ फंडिंग केस लिखा जाए और पढ़ा जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर यही फैसला दिया था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है, ये फॉरेन फंडिंग का नहीं है। इसकी डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में क्या समातें हुई और पीटीआई ने क्या कैसे अकाउंट पेश किए, स्क्रूटनी कमेटी ने क्या किया। लेकिन इससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि फॉरेन फंडिंग जो है, यानी गैर मुल्की फंडिंग, बैरूनी फंडिंग, उसमें और ममनुआ फंडिंग में फ़र्क क्या है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दो अलग अलग केस बनते हैं। इसमें जो फॉरेन फंडिंग या बैरूनी फंडिंग है, उसमें आप ये याद रखें कि ये जो बैरूनी फंडिंग का केस है, ये वफाकी हुकूमत इनिशिएट करती है। इसमें यह है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी बैरूनी मुल्क से, किसी हुकूमत से, किसी कंपनी से या किसी शख्स से, किसी तंजीम से पैसे लेती है और उस पैसे का जो मकसद होता है वो अपने मुल्क में अनारकी फैलाना, अनरेस्ट क्रिएट करना, उस पाकिस्तान की जो शिनाख्त है उसको नुकसान पहुंचाना, तो फिर उसके खिलाफ पार्टी फंडिंग जो बैरूनी फंडिंग है उस ज़िम्रे में फिर कार्रवाई की जाती है। और उसके लिए वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भेजती है कि जी ये इस पार्टी ने हमें इन्हें जो सबूत मिले हैं कि बैरून मुल्क से हाथ इन्वॉल्व है, इसको फंडिंग मिल रही है और उस फंडिंग के नतीजे में ये पार्टी मुल्क में अनरेस्ट फैला रही है और अफरा तफरी फैला रही है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो आप इस पे पाबंदी लगाई जाए या इस पार्टी को कलअदम करा दिया जाए। आपने रिसेंटली देखा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के केस में भी यही हुआ कि वफाकी हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगाई इनिशियली, लेकिन फिर वो वापस ले ली गई। केस इनिशिएट ज़रूर हुआ लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो है ममनुआ फंडिंग। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो कानून है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड्स हासिल करने की इजाज़त है कि वो अपने जो उमूर चलाने के लिए वो अतियात ले सकती हैं, वो डोनेशन ले सकती हैं, वो फंड रेजिंग कर सकती हैं। नहीं तो उसके अलावा पार्टी यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कहाँ से अपने उमूर चलाएं और उसके लिए कहाँ से पैसे का बंदोबस्त करें। इसलिए कानून में ये गुंजाइश दी गई है कि आप जायज़ ज़राए से यानी दुरुस्त सोर्सेज से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त साथ ये है बुनियादी कि आप किसी गैर मुल्की शख्स से, किसी गैर मुल्की कंपनी से, किसी गैर मुल्की हुकूमत से पैसा नहीं ले सकते। और एक और शर्त ये है कि आप किसी मुल्की कंपनी से भी, शख्सियात से तो आप ले सकते हैं अपने मुल्की शख्सियात से, किसी मुल्की कंपनी से भी आप पैसा नहीं ले सकते क्योंकि उसका भी अपना एजेंडा हो सकता है। तो अब ये जो केस है इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में जो आता है वो ममनुआ फंडिंग का आता है। फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं आता। और ममनुआ फंडिंग में ये है कि कोई भी शख्स उठ के, जिस तरह अकबर अस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी थी, कोई भी शख्स उठ के कर सकता है। जबकि फॉरेन फंडिंग में वफाकी हुकूमत ही इसको इनिशिएट करेगी कि इससे हमारे मुल्क को खतरा है, इस पार्टी के सरगर्मियों से ये बैरूनी फंडिंग हो रही है और एजेंडे पर चलते हुए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब फॉरेन फंड जो ममनुआ फंडिंग का केस था, ये जो
درج ہوا تھا یہ ہوا تھا جناب عوامی نمائندگی ایکٹ 2002 کے تحت. جنرل مشرف کے دور میں یہ ایک آرڈیننس آیا، پھر بعد میں وہ ایکٹ بنا، اس کے تحت یہ درج ہوا تھا. اور اس میں اکبر اس بابر نے جو کیس دائر کیا تھا اس میں انہوں نے یہی پلی لی تھی کہ جی ان کو باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے اور انڈین شہریوں سے اس سے انہوں نے لی ہے، امریکن شہریوں سے لی ہے اور دوسرے، اور یہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ ہوئی ہے، لہٰذا یہ قانون کے مغائر ہے جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں، لہٰذا اس کو دیکھا جائے. اب اس میں ہوا کیا؟ اس میں 14 نومبر 2014 کو، یہ میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا ہوں، ٹائم لائن اس کی جلدی سے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ 14 نومبر 2014 کو اکبر اس بابر نے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس دائر کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 7 سال 7 ماہ اس کی سماعت ہوتی رہی اور کل جو اس کی سماعتیں ہوئیں وہ 190 سماعتیں ہوئیں. پھر تحریک انصاف نے اس میں 30 مرتبہ یعنی التوا مانگا. اس میں تحریک انصاف 6 مرتبہ درخواستیں بھی ہائی کورٹ میں دائر کی کہ یہ دائرہ اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، یہ نہیں سن سکتا، لیکن وہ مسترد ہوئی. اب اس کے بعد جو ہے نا یہ جب سماعتیں ہوئیں تو مارچ 2018 میں کیا ہوا، یعنی آج سے 4 سال پہلے یہ کیس شروع ہونے کے 4 سال بعد الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی کہ جو جتنے یہ فنڈز ہیں، جتنے اکاؤنٹس ہیں تحریک انصاف کے، ان کی جانچ پڑتال کی جائے. وہ اسکروٹنی کمیٹی بنی تو اس کے 95 یعنی 95 اجلاس ہوئے اور ان اجلاسوں میں پھر تحریک انصاف نے روڑے اٹکائے. 24 مرتبہ انہوں نے التوا مانگا، لیکن بالآخر اسکروٹنی کمیٹی نے 4 جنوری 2022 کو یہ حتمی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی. اب اس میں بہت ساری اس کی فائنڈنگز انہوں نے دیں. اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی بینک سٹیٹمنٹ کے متعلق 8 والیوم جو تھے وہ خفیہ رکھے اور 8 وہ اکبر اس بابر کو دے دیے کہ یہ ہم نے فائنڈنگ اس کی ہیں. تحریک انصاف نے اس میں دستاویزات میں صرف 31 کروڑ روپے اپنی آمدن ظاہر کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ اور دیگر ممالک سے ہمیں جو پاکستانی ہیں انہوں نے ہمیں یہ فنڈز دیے ہیں اور یہ ہم نے وصول کیے. اس میں ایک سوال نامہ بھی پھر تحریک انصاف کو دیا گیا، لیکن اس میں کہا گیا اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے کہ انہوں نے کوئی اس کا واضح جواب نہیں دیا اور یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ کئی غیر ملکی جو اکاؤنٹس تھے ان تک تحریک انصاف نے ہمیں رسائی نہیں دی. اور تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا گیا اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں کہ اس کے پاکستان میں 26 اکاؤنٹس ہیں. اسٹیٹ بینک نے جو کہا کہ یہ تحقیق کر کے بتایا کہ 26 اکاؤنٹس ہیں، لیکن 2008 سے 13 کے دوران 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے. اب یہ یاد رکھیے گا یہ ٹائم جو ہے 2008 سے 2013 کا، تو اس میں 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے. بعد میں پی ٹی آئی نے 11 جو اکاؤنٹس ہیں ان سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا گیا. اب اس میں تحریک انصاف نے تقریباً 9 وکیل بھی تبدیل کیے اس ساری پروسیڈنگ کے دوران 7 سالوں میں، جو ہیئرنگ کے دوران مختلف وجوہات کی جانب سے وجوہات کے حوالے سے. اور پھر 21 جون 2022 کو کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا 21 جون کو، جو آج سنایا جائے گا. اس میں جو 2008 سے 13 کا جو ٹائم ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹ چھپائے گئے، یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ جو فائنینشل ٹائمز کی جو سائمن کلارک نے رپورٹر نے سٹوری کی ہے جو ریسنٹلی آئی ہے 3 سے 4 دن پہلے، اس میں انہوں نے جو ابراج گروپ کے سربراہ ہیں عارف نقوی، ان کے بارے میں انکشافات کیے ہیں کہ انہوں نے جو ووٹن کرکٹ کلب تھا وہاں پہ ایک چیریٹی میچ کروایا اور وہاں سے پیسے اکٹھے کیے، اور وہ پیسے جو تھے ان میں جو دبئی یو اے ای کے جو ایک شیخ ہیں، شیخ نیان، ان کے بھی 21 لاکھ ڈالر تھے اور وہ ڈالر بھی انہوں نے دیے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو وہاں پہ لوگوں کو مدعو کیا T20 میچ دیکھنے کے لیے ووٹن کرکٹ کلب میں، جو ان کی کمپنی تھی انہوں نے وہ گراؤنڈ خریدا ہوا تھا، اس میں میچ کروایا. تو ان سب کو بھی کہا گیا کہ آپ 2-2 ہزار پاؤنڈ دیں گے یہ ڈونیشن، اور یہ ایک چیریٹی کے لیے، چیریٹی میچ ہے، یعنی خیرات اور فلائی کاموں کے لیے یہ پیسہ خرچ ہوگا. اور یو اے ای کے جو نیان ہیں ان سے بھی یہ 21 لاکھ جو ڈالر تھے وہ اسی لیے لیے گئے. پھر 2013 میں کیا ہوا کہ جو یہ 2012 میں میچ ہوا تھا، 2013 میں وہ 21 میں سے 12 لاکھ پاؤنڈ وہ پاکستان منتقل کیے گئے، وہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کیے گئے، لیکن اس میں 6 لاکھ پاؤنڈ جو ہے انصاف ٹرسٹ میں منتقل کیے گئے اور 6 لاکھ کراچی کے ایک شفیع صاحب ہیں جو بزنس ٹائکون ہیں ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے. یعنی وہ پاکستان کو ملے، تحریک انصاف کو ملے، اور عمران خان نے بھی اس کا بالکل اعتراف کیا ہے کہ یہ پیسے ہمیں آئے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شفیع نے یہ پیسے کہاں سے بھیجے ہیں، یا جو عارف
नकवी है, उन्होंने ये पैसे कहाँ से इकट्ठे किए। इमरान खान उनकी तायद करते रहे, सपोर्टर रहे। रिसेंटली भी उन्होंने कहा है कि वो जो इमर्जिंग बिजनेसमैन थे तो उनके खिलाफ उनको फंसाया गया, ये किया वो किया। और अबराज ग्रुप वाकई बहुत बड़ा ग्रुप था। एक वक्त में यानी 2017 तक इसकी $17 बिलियन की मुख्तलिफ ममालिक में इसकी इन्वेस्टमेंट थी। और इस इन्वेस्टमेंट में उनके साथ जो WHO है, वर्ल्ड बैंक जो था उनकी इन्वेस्टमेंट भी थी। और फिर जो मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन जो थी बिल गेट्स की और उनकी अहलिया की, उसकी भी सरमायाकारी थी उनके साथ। उन्होंने एक अबराज ग्रुप के नाम से एक सरमायाकार ग्रुप बनाया हुआ था। लेकिन फिर सरमायाकारों का उन पर एतमाद ख़त्म हुआ और फिर 2017 के बाद ये जो $17 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में, ये सिर्फ $3 बिलियन तक रह गई। और आपको ये बताऊँ कि उसकी वजह ये थी कि बिल गेट्स और फाउंडेशन जो है उसने इस अबराज ग्रुप को पाकिस्तान, भारत और नाइजीरिया में स्कूल्स और अस्पताल बनाने के लिए फंड्स दिए थे। लेकिन उनको बताए बगैर अपने यानी डोनर्स को इन्होंने जो अबराज ग्रुप के जो थे फंड्स जो उसका ग्रुप में आए मेलिंडा फाउंडेशन की जानिब से, वो उन्होंने उठा के आरफ नकवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। इससे उनका एतमाद मुतज़्ज़ल हुआ। फिर उनके खिलाफ अमेरिका में एक्सचेंज कमीशन की जानिब से दरख्वास्त पे एक केस भी दायर हुआ। फिर 2019 में ये गिरफ्तार भी हुए लंदन में सरमायाकारों से धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में। तो ये सारी एक लंबी कहानी है। तो जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें भी इनका नाम था कि आरफ नकवी की जानिब से जो है ना पैसे भेजे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इतनी डिटेल नहीं थी कि उसमें UAE के शहरी के भी पैसे थे या कैसे इकट्ठे किए गए, चैरिटी के नाम पे यानी एक फलाई काम के लिए इकट्ठे किए गए लेकिन वो तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी को दे दिए गए, ये डिटेल्स नहीं थी। अब इसमें जो मुख्तसर आपको बताऊं कि अब इस केस में हो का क्या, ये तफसील तो आपने सुन ली। क्या इमरान खान पे तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है, तहरीक इंसाफ बैन हो सकती है एज अ पॉलिटिकल जमात? तो इसका इम्कान नहीं है, क्योंकि ये ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस में जो मैक्सिमम सज़ा है, जो सबसे बड़ी सज़ा है, वो है कि आपका जो पैसे हैं, जो ममनुआ फंडिंग है, वो फ्रीज कर ली जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी। उसके लिए भी पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा तहरीक इंसाफ को और कहा जाएगा कि जी ये आया है इरेगुलरिटीज़ आपके इस फंड्स में, तो क्यों ना हम इसको जब्त कर लें। अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप जवाब दाखिल कराएं। और तहरीक इंसाफ जो जवाब दाखिल कराएगी, अगर इलेक्शन कमीशन उससे मुतमिन नहीं होता तो वो फंड जब्त किए जाएंगे, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग के कई एलिमेंट बीच में डाल देता है हतमी फैसले में इलेक्शन कमीशन के, जो अभी फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है उसको लिंक करके UAE के शहजादे से, तो फिर इसकी नई प्रोसीडिंग्स हो सकती है। लेकिन इसमें एक आम तरीन नुक्ता और है कि ममनुआ फंडिंग केस में भी इमरान खान ने एक एफिडेविट साइन करके दिया हुआ है। वो क्या है? हल्फनामा कि जी मैं बिल्कुल जो अपने अलग अकाउंट्स आपको दे रहा हूँ, जो फंडिंग के ज़राए बता रहा हूँ, ये 100% दुरुस्त हैं और मैं इनकी जिम्मेदारी बायसियत पार्टी हेड कबूल करता हूँ। अब अगर इनमें कोई इरेगुलरिटी आती है इन फंड्स में, तो उसका जवाब दे कौन होगा? वो इमरान खान होंगे और उनके खिलाफ 62(1)(f) के तहत कार्रवाई शुरू हो सकती है। ये कार्रवाई क्या होगी कि उन्हें नाअहल करा दिया जाए। इसके लिए कोई भी शहरी इसको बुनियाद बना के कि इमरान खान ने झूठा बयान अल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, उठ के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि ये सादक को अमीन नहीं रहे। 62(1)(f) के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, या इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है कि जी कह दे सुप्रीम कोर्ट को कि ये फाइंडिंग आई है लिहाजा आप कार्रवाई करें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना भी हुआ तो नून लीग तो डेफिनेटली, अगर ये सिर्फ इतनी बात कह दी जाती है जी कि पैसे जब्त और झूठा बयान अल्फी इमरान खान ने दिया, तो यही नून लीग के लिए, PDM के लिए काफ़ी होगा। लेकिन सरेदस्त ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान की पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि जो पैसे थे जो आरफ नकवी ने भी भेजे वो थ्रू बैंकिंग चैनल भेजे थे। लेकिन ये झूठा बयान अल्फी उनको फंसा सकता है। अब देखना यह है कि आज इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है और इसके नताइज, फिर मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।